तो जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो ये क्लास है, क्लास 9 वालों के लिए जो चैप्टर आपका था, ठीक है, बल तथा गति के नियम। आप लोगों ने पहले चैप्टर में गति के समीकरण को पढ़ा था। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे गति के नियम को। ठीक है, तो चलिए आइए, गति के प्रथम नियम जिसको बोलते हैं न्यूटन्स का गति, यानी कि मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है, न्यूटन का गति नियम यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम भी इसे कहते हैं। गति का प्रथम नियम भी इसे कहते हैं, या फिर इसी नियम को गैलीलियो का नियम या जड़ता का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरे रसगुल्लों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी को क्या बोलते हैं? गैलीलियो। क्या बोलते हैं? गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम, या इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, प्रथम नियम को बोलेंगे। गति के प्रथम नियम को बोलेंगे गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम, या न्यूटन्स के गति का नियम के अंतर्गत ये पहली हेडिंग आपकी पड़ेगी। ठीक है, न्यूटन्स लॉ। अब अगर हम बात करें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात करें, सबसे पहले थोड़ा बहुत न्यूटन्स के बारे में जानते हैं। तो यहां मैं बात करूं अगर मेरे रसगुल्लों न्यूटन्स के बारे में, किसके बारे में? न्यूटन्स के बारे में। न्यूटन जो है, ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखा था। क्या लिखा था? एक पुस्तक लिखा था, यानी कि बुक लिखा था। ठीक है, वो भी कौन सी बुक को लिखा था? बुक का नाम क्या था? जिसका नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, इस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। इस बुक को लिखा कब गया था? तो 1600, ठीक है, 87 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में न्यूटन ने इसको लिखा था इस बुक में। और इस बुक में क्या लिखा था इन्होंने? न्यूटन्स लॉ के बारे में लिखा था। तो गति के प्रथम समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो लगा लीजिएगा यम यम आई यम पी, मैया मोरे पे परवा में ई आई। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें, इस नियम के अंतर्गत क्या कह रहा है, ये प्रथम नियम जो होता है, प्रथम नियम क्या कहता है? तो प्रथम नियम कहता है यदि कोई वस्तु है मेरे रसगुल्लों, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये स्थिर है, ये वस्तु है, तो जो व्हाइट बोर्ड है ये स्थिर है, तो ये स्थिर रहना चाहेगी। ठीक है, तब तक जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी आप लिखेंगे यदि कोई वस्तु, प्रथम नियम में, यदि कोई वस्तु स्थिर हो तो वह स्थिर रहना चाहती है। क्या करना चाहती है? स्थिर रहना चाहती है। तब तक जब तक उस पर, ऐसा लिखो, जब उस पर कोई बाह्य बल, जब उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ना लगाया जाए। ठीक है, ये हो गया प्रथम नियम। इसी को हम क्या कहते हैं? ठीक है,
गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम, गति का प्रथम और न्यूटन्स के गति का प्रथम नियम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स में कौन आएंगे यहां पर ध्यान रखिएगा। जैसे कोई, मान लेते हैं हम एक बुक ले लेते हैं। अब एक बुक को क्या कर देते हैं, मेज पर रख देते हैं। जब मान लेते हैं यही एक मेज है, ये क्या है, एक मेज है। अब इस मार्कर को हम इसको यहाँ पर रखें, जब तक कि इसको उठा करके हम किसी स्थान पर इसको ना रख दें, तभी क्या हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि इसमें जो है गति क्या हो रहा है, इसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है, तो ये स्थिर है, ठीक है, वह स्थिर रहना चाहती है, ये स्थिर रहना चाहेगी, ठीक है, तब तक जब उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब इसको अगर हम रख देंगे मेज पर, तो ये तब तक रहना चाहती है जब तक कि हम इसको बाहरी बल यानी कि अपने हाथ का प्रयोग करके इसको जब तक उठा ना ले। समझ में आया? उसके बाद हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत, जड़त्व के नियम के अंतर्गत बात कर लेंगे, जड़त्व किसे कहते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे? इनर्शिया के बारे में। किसकी बात कर लेंगे? इनर्शिया के बारे में। तो आप हेडिंग लगाएंगे जड़त्व के बारे में, यानी कि इनर्शिया। क्या लिखेंगे? इनर्शिया, जिसको बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। अब अगर हम बात करें यहां पर इनर्शिया के बारे में, यानी कि जड़त्व के बारे में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, तो आईएमपी लगा लीजिएगा। अगर हम जड़त्व की बात करें, तो यदि कोई वस्तु हो, मतलब कोई वस्तु है, अगर वो गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु होगी मेरे रसगुल्लों, अगर वो गतिमान है तो गतिमान रहना चाहेगी। यदि कोई वस्तु, ठीक है, विराम है, यानी कि विरामावस्था, विराम का मतलब वो बीमार ना भैया, रुका हुआ है। यदि कोई वस्तु विरामा है, यानी कि विराम अवस्था में है, तो वह विराम रहना चाहती है। ठीक है, अर्थात सभी वस्तुएं अपने परिवर्तन का विरोध करती हैं, अपने अवस्था परिवर्तन का क्या कर देती हैं? विरोध करती हैं। यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है, यदि कोई वस्तु गतिमान है, गतिमान है, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है, तो गतिमान रहना चाहती है। क्या रहना चाहती है? गतिमान रहना चाहती है। और यदि कोई वस्तु, और यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु विराम है, तो वह विराम रहना चाहती है, यानी कि रुका हुआ रहना चाहती है। विराम रहना चाहती है, विराम रहना चाहती है। ये मैंने आपको बता दिया। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी अवस्था, अर्थात सभी वस्तुएं अपने अवस्था परिवर्तन का, अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं, परिवर्तन का विरोध करती हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? जड़त्व कहते हैं। तो इसे जड़त्व
कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। क्लियर हो गया? जड़त्व। अब हम बात कर लेते हैं जड़त्व में। तो जड़त्व जो होता है मेरे रसगुल्लों, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो ये हो जाता है 3 प्रकार का। यानी कि जड़त्व कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो तुम्हारा हो जाएगा विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या हो जाएगा? विराम का जड़त्व ये हो जाएगा पहला। दूसरा मैं अगर बात करूं, उसको बोलते हैं गति का जड़त्व। गति का जड़त्व। ठीक। तीसरे की यदि मैं बात करूं मेरे रसगुल्लों, मेरे शेर और सेनियों, तो वो हो जाता है दिशा का जड़त्व। ठीक। इतनी मैंने बताया आपको। अब यहां पर ध्यान देना है कि विराम का जो जड़त्व होता है, तो कौन सा जड़त्व? विराम का जड़त्व। इसको क्या बोलते हैं? तो विराम को जड़त्व को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व। उसके बाद हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन, और ये हो जाएगा इनर्शिया ऑफ दिशा है तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन। ठीक। ये मैंने तीनों आपको बताएं। अब इसमें सबसे पहले हेडिंग डालना है आपको विरामा का जड़त्व। क्या लिखना है मेरे रसगुल्लों? विरामा का जड़त्व। तो चलिए हम लोग विरामा के जड़त्व को पढ़ते हैं। किसको पढ़ेंगे? विरामा के जड़त्व को। ठीक है। तो अगर हम विरामा के जड़त्व की बात करें, किसकी बात करें? विरामा के जड़त्व की। तो नीचे आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा कि नहीं? दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नीचे। तो अगर मैं बात करूं विरामा का जड़त्व, तो विरामा का जड़त्व यदि कोई वस्तु, यदि किसी मतलब किसी वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण, किसी वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन, ठीक है, ना कर सके, उसे हम क्या कहेंगे मेरे रसगुल्लों? विराम का जड़त्व कहते हैं। यानी मैं आपको यहां पर लिख दे रहा हूं कि किसी वस्तु की वह असमर्थता, किसी वस्तु की वह असमर्थता जिसका, यानी कि जिसके कारण वह अपनी अवस्था में, वह अपनी अवस्था में, किसमें मेरे रसगुल्लों? अवस्था में परिवर्तन ना कर सके, अवस्था में परिवर्तन ना कर सके, परिवर्तन ना कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। ठीक है मेरे रसगुल्लों, विराम का जड़त्व। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में बात कर लेंगे। तो इसके एग्जाम्पल में यदि हम बात करें, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि किसी गाड़ी को अचानक जला देने पर, मतलब जैसे आप देखे होंगे ना, जब कोई आप गाड़ी चला रहे हो अचानक उसको छोड़ दो, उसकी जो एक्सीलरेटर होती है, हम जो है उसको बढ़ा करके अचानक क्या कर दो? उसको छोड़ दो। ठीक है, जब उसको छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा?
जो व्यक्ति पीछे बैठा रहेगा वो पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, उलट जाए भैया, पलट जाए। ठीक है, तो वही चीज होगा यहां पर किसी, ठीक है, किसी गाड़ी को अचानक, किसी गाड़ी को अचानक चला देने पर, अचानक चला देने पर सभी बैठे यात्री, सभी बैठे यात्री सभी बैठे यात्री पीछे की तरफ झुक जाते हैं, यात्री पीछे की तरफ झुक जाते हैं। आप देखे होंगे जब बस वगैरह में सफ़र करते हैं तो अचानक जब ब्रेक लगता है तो आप थोबड़ा वोबड़ा फोड़ लेते हैं मुंह की तरफ, लेकिन जब वो अचानक चालू कर देता तो पीछे की तरफ आप दब जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें एग्जाम्पल बन के आ गया। ये रहा, मैंने आपको बताया विराम का जड़त्व। आगे हम लोग बात करेंगे गति का जड़त्व के बारे में, तो इसको मैं रफ करूं, उसके बाद चलते हैं, ठीक है, अगले जड़त्व के बारे में बात करते हैं, जो क्या हो जाएगा, गति का जड़त्व। तो इसको रफ कर लिया जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं गति के जड़त्व की। अगर हम बात करें, किसकी बात करें, गति के जड़त्व की। पहला हो गया तुम्हारा विरामा का जड़त्व। अब हम बात करेंगे गति के जड़त्व की। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, गति के जड़त्व की अगर हम बात करें तो किसी वस्तु की वह असमर्थता, किसी वस्तु की वह असमर्थता जिसके, किसी वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वह अपनी गति की अवस्था में, जिसके कारण वह अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन ना कर सके, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, गति का जड़त्व कहते हैं। यानी अब की हम बात करेंगे किसमें, पहले वाले में आपने कहा कि अपनी अवस्था में परिवर्तन ना कर सके, ठीक है, असमर्थता जिसके कारण वह अपनी अवस्था में परिवर्तन ना कर सके। लेकिन अब की बार क्या होगा, जिसके कारण वह अपनी गति के, उस वाले में आपने क्या लिखा था, असमर्थता जिसके कारण वह अपनी अवस्था, अब की बार क्या होगा, गति की अवस्था, ठीक है, गति की अवस्था। यानी आप लिखेंगे यहां पर किसी वस्तु, किसी वस्तु की वह असमर्थता, वस्तु की वह असमर्थता, वह असमर्थता जिसके कारण वह, जिसके कारण वह अपनी गति की अवस्था में, अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन ना कर सके, अवस्था में परिवर्तन ना कर सके, ना कर सके, उसे गति का जड़त्व कहते हैं। ठीक है मेरे रसगुल्लों, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें गति के जड़त्व की, तो जैसे ध्यान रखिएगा कि चलती गाड़ी को अचानक ब्रेक लगा दिया जाए, मतलब आप अचानक जैसे गाड़ी चला रहे हो खूब तेजी से, उसको क्या करिए, उसको ब्रेक लगा दीजिए। जैसे आप ब्रेक लगाएंगे
ठीक है, तो बैठा हुआ जो यात्री होगा वो आगे की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, थोथुर उथुर फूल नहीं भैया। ठीक है, अब यानी कि एग्जाम्पल आप लिखेंगे कि चलती गाड़ी में अचानक, चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगा देने पर, ब्रेक लगा देने पर उसमें बैठे यात्री, उसमें बैठे यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता भैया सरकार ने अलाउ कर दिया है कि जो आगे बैठेंगे व्यक्ति वो सीट बेल्ट लगाकर ही बैठेंगे। ठीक, इसलिए कहा गया, नहीं भैया थूथुर उथुर थोड़ा बड़ा कुल फूट फाट जाए। ठीक है, तो गति का जड़त्व तो समझ में आ गया। अब बचा है एक और, दिशा का जड़त्व। किसकी बात कर लेंगे, दिशा के जड़त्व की बात करेंगे। तो चलिए आइए दिशा के जड़त्व की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, दिशा के जड़त्व की। ठीक है, अब यही एक बचा है दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाएंगे दिशा के जड़त्व में। चलिए, दिशा के जड़त्व की अगर हम बात करें मेरे रसगुल्लों, तो इसमें डायरेक्शन होना चाहिए, यानी कि किसी वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वह, किसी वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वह अपनी दिशा, जिसके कारण वह क्या कर सके, अपनी दिशा में परिवर्तन ना कर सके, उसे हम क्या कर सकते हैं, दिशा का जड़त्व कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे तुम्हारे बन करके आएगा, ठीक है, कि गाड़ी को अचानक बाएं तरफ मोड़ देने पर, ठीक है, उसमें बैठे यात्री दाएं तरफ मुड़ जाते हैं, यानी कि दाएं तरफ झुक जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे गाड़ी जब चलाता है ना इंसान, इधर मोड़ेगा तो जो उसमें बैठे यात्री होंगे सब इधर भाग जाएंगे, यानी कि अगर वो दाएं मोड़ता तो बाएं भागेंगे, बाएं मोड़ेगा दाएं भागते हैं। ठीक है, अचानक अगर ऐसा होता है तो यानी आप लिखेंगे इसमें कि किसी वस्तु की वह असमर्थता, ठीक है, किसी वस्तु की वह असमर्थता, किसी वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण, जिसके कारण वह अपनी दिशा, अपनी दिशा, अपनी दिशा में परिवर्तन ना कर सके, उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। क्लियर हो गया मेरे रसगुल्लों। एग्जाम्पल में वही चीज आप लिखेंगे जो मैंने आपको बताया। क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे कि गाड़ी को अचानक बाएं तरफ, गाड़ी को अचानक बाएं तरफ मोड़ने पर, मोड़ने पर उसमें बैठे यात्री, उसमें बैठे यात्री दाएं तरफ, यात्री दाएं तरफ
झुक जाते हैं। ठीक, ये रहा, मैंने आपको तीनों के तीनों जड़त्व के बारे में बताया। अब हम लोग क्या करते हैं, संवेग के बारे में जानेंगे, जो इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है, जिसको बोलते हैं रेखीय संवेग। ठीक है, मोमेंटम, क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो इसको रफ करते हैं, संवेग के बारे में जानते हैं। ठीक है, किसके बारे में, संवेग के बारे में। तो इसको रफ कर दिया जाए, संवेग के बारे में, ठीक है, जानकारी ले लिया जाए। तो अगर वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि और किसी का भला हो सके। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि हर मतलब डेली आपको शाम में भी वीडियो मिलेंगे, 6 बजे अपलोडेड मिल जाते हैं वीडियो आपके। ठीक है, लाइव नहीं पढ़ा सकता हूँ, उसका रीज़न क्या है कि लाइट 6 बजे नहीं रहती है। ठीक है, तो इसलिए अपलोडेड आपको वीडियो मिलेंगे। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि सबसे पहली चीज़ तो इसमें संवेग आप हेडिंग लगाएंगे। संवेग, जिसको बोलते हैं मोमेंटम, क्या बोलते हैं, मोमेंटम। ठीक है, क्या बोलेंगे, मोमेंटम। अगर हम संवेग की बात करें, किसकी बात करें, संवेग की बात करें मेरे स्कूलों, ठीक है, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो क्या कहेंगे, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, वेग के गुणनफल को समवेग कहते हैं। क्लियर हुआ। इसी संवेग को हम P से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रेजेंट करते हैं, यानी हो जाएगा P बराबर यम V होता है। यम क्या होगा, द्रव्यमान, और V क्या होगा, वेग होगा। ठीक है, V क्या होगा, वेग होगा। यानी मैं अगर बात करूं यहां पर, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा संवेग और ये हो जाएगा द्रव्यमान और V हो जाएगा वेग। ठीक है, ये राशि कौन सी होगी, तो मेरे रसगुल्लो ध्यान रखिएगा, ये सदिश राशि होगी। कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो अगर हम बात करें इसका एसआई मात्रक की, तो इसका जो एसआई मात्रक होगा वो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि केजी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका एसआई मात्रक होगा। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ये सदिश राशि होता है, इसका मात्रक जो होता है वो किलोग्राम मीटर, ठीक है, पर सेकंड, यानी कि प्रति सेकंड होता है एसआई मात्रक। ठीक है, तो हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। तो हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ निकलेंगे उधर रास्ता खुद बन जाएगा, जिस तरफ निकलेंगे उधर रास्ता खुद बन जाएगा। तो आगे अगर हम बात करें संवेग में, ठीक है, तो यहां पर कुछ इसके जो है न्यूमेरिकल से क्या बोलते हैं उसको, संवेग तो हो गया। अब हम बात करेंगे गति के दूसरे समीकरण की। किसकी बात कर लेंगे, गति के दूसरे समीकरण की। तो गति के दूसरा समीकरण का होगा भैया, उसकी बात हम करेंगे। तो ध्यान रखिएगा यहां पर गति के दूसरे समीकरण की, अभी संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध भी होगा, तो अलग चीजें मैं आपको अलग बताऊंगा। सबसे पहले गति का हम दूसरा का नियम देखेंगे। तो गति का दूसरा नियम क्या होगा, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन हेडिंग लगाएंगे आप। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
तो ध्यान रखिएगा, गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीयक नियम। गति का दूसरा नियम क्या कहता है, इस बात को ध्यान में रखिए। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी आप लिखेंगे किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन के संवेग परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर मतलब समय की दर, उस पर आरोपित बाह्य बल, उस पर आरोपित बाह्य बल, आरोपित बाह्य बल, आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती, के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होती है, होती है तथा संवेग में परिवर्तन की दिशा, तथा संवेग में परिवर्तन की दिशा, परिवर्तन की दिशा आरोपित बल की दिशा में होती है, आरोपित बल की दिशा में होती है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, इसमें कहा है हमने किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल, बल को क्या बोलेंगे, बाह्य बल। तो यानी कि F बराबर तुम्हारा हो जाएगा, अभी दो तरीके से इसको बताएंगे। F जिसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, F प्रोपोर्शनल दैट तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल्टा, ठीक है, P बटे डेल्टा T। ठीक है, यानी क्या कह रहा है, बाह्य बल, ठीक है, उसमें कहा दर यानी कि P, संवेग डेल्टा P, परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बल क्या होगा, अनुक्रमानुपाती किसके, ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। जब हम इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक जुड़ेगा मेरे रसगुल्लों। तो एक नियतांक जो जुड़ेगा वो नियतांक जुड़ करके आएगा तुम्हारा K। क्या जुड़ करके आएगा, K आएगा। तो यानी कि F बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, K। क्या हो जाएगा, K, कैपिटल में क्या हो जाएगा, K। तो K हो जाएगा डेल्टा P बटे डेल्टा T। अब ध्यान रखिएगा, यदि हम K का मान 1 रख दें, यदि K का मान 1 रखने पर, अगर हम K का मान 1 रख देंगे तो K बराबर तुम्हारा हो जाएगा 1 डेल्टा P बटे डेल्टा T। ठीक है, तो 1 से जब गुणा करोगे तो कोई मतलब निकल करके आएगा नहीं। तो यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा P बटे डेल्टा T, डेल्टा P बटे डेल्टा T। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यहां पर डेल्टा जो होगा, ठीक है, ये F ऑलरेडी है ना, डेल्टा P बटे डेल्टा T ये किसका होगा, तो त्वरण का होगा तुम्हारा कि नहीं, यानी कि A का होगा, यानी कि यम A हो जाएगा। दोनों को क्या मिलाएंगे हम, यम A कह रहा है। तथा संवेग में परिवर्तन की दिशा आरोपित की, ठीक है, दिशा में होती है। आरोपित, क्या लिखा हमने, आरोपित बल की दिशा में होती है। ठीक है, तो यानी कि यह इसका क्या मतलब हो गया कि जब मैंने इसको रखा तो यह बराबर तुम्हारा आएगा डेल्टा P बटे डेल्टा T आया। ठीक है, तो आपको पता होगा कि F बराबर क्या होता है, ma होता है। क्या होता है, यम
ए होता है, तो यही यम ए को हमको निकालना था। इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम, यम ए लिख देंगे, तो वही चीज तुम्हारा निकल करके आया है। ठीक है, अब देखिए ये तो रहा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा वाला, ये रहा पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले चीज तो आप जानते हैं कि बल के क्या है, अनुक्रमानुपाती कौन है, यम है। दोनों को मिलाने पर यम हो गया, और किसके अनुक्रमानुपाती है, ए के, यानी कि त्वरण के। जब दोनों के जो है अनुक्रमानुपाती है, तो दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिलाने पर, जब हम दोनों को मिला देंगे मेरे रसगुल्लो, तो क्या बन करके आएगा तुम्हारा, जब दोनों को मिलाते हैं तो एफ, ठीक है, अनुक्रमानुपाती यम ए, ये निकल करके आएगा। एक नियतांक जुड़ेगा, इसको जब हटाएंगे अनुक्रमानुपाती को, तो एक नियतांक जुड़ेगा, कौन, के नियतांक होगा, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, के यम ए। यदि हम के बराबर 1 रख दे तो, रखने पर जब 1 रख देंगे तो क्या निकल के आएगा, एफ बराबर यम ए। वही चीज तो निकल करके आया, प्रूफ हुआ ना वही चीज। ठीक है, तो यानी इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो इसका एग्जाम्पल क्या निकल करके आएगा, गति के जो है दूसर का नियम का, कि बंदूक से निकली, ठीक है, गोली शरीर में धंस जाती है। इसका ये एग्जाम्पल बनते हैं कि एग्जाम्पल में क्या बनेगा, पहला कि बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है या फिर धंस जाती है। दूसरा, ठीक है, क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय जो खिलाड़ी होते हैं वो अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, क्रिकेट का गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपनी हाथ पीछे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा, मैंने आपको बताया गति के, ठीक है, दूसरा नियम। ठीक है, अब कुछ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो नोट में करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि जो बल होता है, ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, बल का जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन। यानी कि एफ का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, तो 1 न्यूटन जो होगा, अगर कोई आपसे पूछ लिया कि 1 न्यूटन किसे कहते हैं, 1 न्यूटन किसे कहते हैं, तो इसको कैसे निकालोगे 1 न्यूटन को, तो आपको पता होगा कि एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। ठीक है, जब एफ बराबर यम ए होता है, तो यम का मान हम 1 रख लें, यम का मान क्या कर दें, 1 kg कर लें, और ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए को हम भी 1 मान लें। ए क्या माने, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एफ बराबर हम ले लें 1 न्यूटन। अब इसमें परिभाषा क्या निकालेंगे, 1 न्यूटन तुम्हारा निकल करके आ गया, तो आप लिखेंगे 1 न्यूटन वह बल है, क्या लिखेंगे, 1 न्यूटन वह बल है, 1 न्यूटन
वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान, जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान की किसी वस्तु की, ठीक है, किसी वस्तु की वो 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करे। किसी वस्तु, क्या लिखा है, 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 न्यूटन कहेंगे। इसको आप नोट में करके लिख लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है मेरे रसगुल्लों, तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक ले आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।